हेलो बुल ट्रैकर्स 1.5 लाख करोड़ दोस्तों, ये मैं किसी कंपनी का मार्केट कैप आपको नहीं बता रहा हूँ। एफआईआईज ने इस साल शुरू के 3 महीनों में इतनी की सेलिंग कर दी और सिर्फ मार्च के महीने की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है अब तक, जो कि करीब करीब 11 बिलियन डॉलर्स बनता है। तो प्रश्न ये उठता है कि एफआईआईज ने इतनी सेलिंग क्यों की और ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और क्या ये पैसा कभी वापस आएगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो मार्केट में क्या हो रहा है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो 2 दिन से जो हमें रैली देखने को मिल रही थी, करीब करीब निफ्टी में 800 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली थी। आज वो सारी की सारी रैली ख़त्म होती हुई दिखी। लगभग पूरा का पूरा जो भी मार्केट ने गेन किया था वो लूज़ कर दिया, और इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि डेटा ये सजेस्ट कर रहा था कि ये रैली अब ओवर हो गई है। आज अगर आप देखें कि 2 दिन की तेजी के बाद निफ्टी में करीब 500 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। दोस्तों, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर आप मार्च का डेटा देखें तो करीब करीब हम 9% डाउन है मंथ ऑन मंथ, और अभी ये महीना पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं। विक्स, जो कि एक फेयर इंडेक्स है जो मार्केट में डर को बताता है, वो 26% के आसपास चल रहा है, जो कि 2024 के जून के बाद हम पहली बार इतने हाई लेवल पर देख रहे हैं। रुपया 94 के ऊपर चल रहा है। क्रूड ऑयल अगर आप देखें, वापस से इसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है, 110 के पार चला गया है। और मार्केट का माहौल गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने और ख़राब कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7% से गिर के 6% से नीचे आ जाएगा। रीज़न ऑयल शॉक, कमज़ोर रुपया और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ, और दोबारा एक बार फिर कई सालों के बाद अब स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है फाइनेंशियल सर्कल्स में। तो ये हमारे मार्केट का क्राइम सीन है, यानी कि मार्केट में खून खराबा। और ये खून खराबा कौन कर रहे हैं? तो वो एफआईआईज कर रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग करके। तो हम सब जानते हैं कि एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या एफआईआईज सिर्फ इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं? जी नहीं, एफआईआईज पूरे वर्ल्ड में सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेलिंग हो रही है, एफआईआईज जो पैसा निकाल रहे हैं, आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सो गोल्ड से रिलेटेड एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जनवरी मंथ में इस साल के नॉर्थ अमेरिका के गोल्ड ईटीएफ में $7 बिलियन का इनफ्लो आया है।
सो जनवरी के महीने तक का डेटा अभी अवेलेबल है और ये 58th कंसेक्यूटिव मंथ है जब गोल्ड ईटीएफ में पैसा जा रहा है। और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआईज नहीं, सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि दुनिया भर में जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, इसमें डॉलर का शेयर अब सिर्फ 40% के आसपास रह गया है। ये 40% अभी भी बहुत हाई है, लेकिन ध्यान रहे कि ये 1994 के बाद लोएस्ट लेवल है। यानी कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो डॉलर का रिजर्व अभी उनका 1994 के बाद सबसे कम लेवल में है, यानी कि डॉलर को डंप किया जा रहा है। और गोल्ड का रिजर्व अगर आप देखें 30% से ऊपर है। 1991 के बाद ये हाईएस्ट लेवल पर है। क्लियर कट सिग्नल है कि पैसा गोल्ड में जा रहा है, डॉलर से गोल्ड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि डॉलर को डंप किया जा रहा है और गोल्ड की तरफ मूव कर रहा है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और इंडिया से भी जो पैसा निकल रहा है उसका भी एक बड़ा चंक गोल्ड में जा रहा है। इसीलिए बेशक शॉर्ट टर्म में गोल्ड में गिरावट होती है, उसके कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा आउटलुक रखेंगे तो गोल्ड में आपको रैली देखने को मिलेगी। बीच बीच में बड़ी बड़ी वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड मार्केट अब सट्टेबाजों का गढ़ बन गया है। दूसरा डेस्टिनेशन जहां ये एफआई का पैसा जा रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो दोस्तों बेशक दुनिया भर में सेल डॉलर, सेल अमेरिका की बात हो रही है, लेकिन आज भी यूएस ट्रेजरीज दुनिया का सबसे ट्रस्टवर्थी इंस्ट्रूमेंट है। और अगर हम पास का डेटा देखें तो जब भी अनसर्टेनिटी बनती है इमर्जिंग मार्केट्स पर सेलिंग होती है, और वो पैसा उसका मेजर चंक जो है यूएस ट्रेजरी में जाता है। तो जो एफआई की सेलिंग हो रही है कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा चंक यूएस ट्रेजरीज में भी जा रहा है। तीसरा जो डेस्टिनेशन है, बेशक दुनिया भर के मार्केट्स में एफआई सेलिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स को बेच रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स में ज़बरदस्त तरीके से उनका पैसा जा रहा है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एफआईआईज़ की टोटल पोजीशंस देखें तो सिर्फ 3 स्टॉक्स में मिलाकर कितनी पोजीशंस बनती हैं? 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स। और वो 3 स्टॉक कौन से हैं? वो सारे एआई के स्टॉक्स हैं, TSMC, सैमसंग और SK हाइनिक्स। ये सारे जो एआई के हार्डवेयर हैं उसे बनाते हैं। और एफआईआईज़ की इंडिया में टोटल पोजीशन कितनी है? 750 बिलियन डॉलर्स। और इन 3 स्टॉक्स में उनके कितने पोजीशंस हैं? 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। दुगने से ज़्यादा की पोजीशन उन्होंने सिर्फ 3 स्टॉक्स पर बनाई है। तो एफआई की इन्वेस्टमेंट का पैटर्न अगर आप देखें तो एआई स्टोरी अभी भी अलाइव है और अभी भी उनका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का पैसा, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे जा रहा है, जैसे कि चिप्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ये वो सेक्टर्स हैं जहां ग्लोबल फंड्स अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी स्टोरीज नहीं है। अभी डेटा सेंटर की कहानी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी हम बहुत ही अर्ली स्टेज पर हैं। अभी तक अगर आप देखिए तो हम करीब 5 गीगावाट का डेटा यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं और 2030 तक हमारा गोल 15 to 20 गीगावाट है। और हमें देखना है कि क्या हम इस गोल को अचीव कर पाते हैं। साथ में जो है हमें बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी यहाँ पर शॉर्टेज है। करीब 3.5 लाख प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। तो एफआईआई के पास इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इस सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर सके, और जब तक उन्हें ये अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं दिखेगी वो इंडिया को सेल करते रहेंगे, जो कि हमारे मार्केट्स और हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए कि वो एफआईआईज़ को रोके, क्योंकि उनकी सेलिंग की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व इम्पैक्टेड हो रहा है, हमारी करेंसी भी वीक हो रही है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये टेम्पररी सेलिंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और दोबारा से वो वापस आ जाएंगे।
ये एक स्ट्रक्चरल रीएलोकेशन है जो कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और एक और रीज़न जिसकी वजह से लगातार हमें एफआईज के सेलिंग देखने को मिल रही है, और हम इसके बारे में हमने डिटेल में आपके साथ कई बार बात की है, वो है जापानीज येन कैरी ट्रेड, और वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के खतरा लगातार बना हुआ है। अब आइए समझते हैं कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो इसमें जो पहला सेक्टर वो ज़बरदस्त तरीके से बेच रहे हैं वो है फिनेंशियल्स। तो पहले मार्च के अगर पहले 2 हफ्ते का अगर आप डेटा देखें, 60% सेलिंग उन्होंने फाइनेंस और एनबीएफसीज में की है। करीब करीब 31,000 करोड़ की सेलिंग उनकी इस सेक्टर में है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और जो एचडीएफसी की कहानी हुई, इसकी वजह से इसमें और भी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेक्टर है आईटी, इसमें लगातार जो है एफआईआईज का आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक डबल वैमी की सिचुएशन आ गई है कि एक तरफ तो वहाँ पे एआई का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके जो बिजनेस है उसमें भी डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो एफआईआईज में सेलिंग वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी सेलिंग कम होती हुई दिखी है, लेकिन इस पे भी उनकी सेलिंग जारी है। और तीसरा जो सेक्टर है ऑटो और रियल्टी, ये दोनों सेक्टर अगर आप देखें तो ये कंजम्पशन से भी लिंक्ड हैं और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट से भी लिंक्ड हैं। दोनों में इस वक्त संकट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इकॉनमी इज गोइंग डाउन, और साथ में इंटरेस्ट रेट्स कम से कम अब घटने की संभावना तो बहुत कम हो गई है, और एट द बेस्ट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि फर्दर राइज ना हो, लेकिन उसके चांसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब किन सेक्टर्स में रिलेटिवली कम सेलिंग हो रही है? तो एनर्जी एंड पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि उसमें गिरावट कम आई है, और डिफेंस के स्टॉक्स भी मोटा मोटा अभी हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। अब आइए जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब कब ख़त्म होगा, कब एफआईआईज वापस इंडियन मार्केट में आएंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आता होगा कि कब एफआईआईज वापस आएंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था 2022 में, तो क्या हुआ। तो उस वक्त का पैटर्न अगर आप देखें सिमिलर था। एफआईआई की सेलिंग बढ़ गई थी और क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला था। मार्केट्स में भी अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था, और तब आईटी, ऑटो और रियल्टी में 20% के करीब करीब गिरावट आ गई थी, और एनर्जी एंड पीएसयू स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन मार्केट ने बॉटम बनाया, आखिर कुछ महीनों के बाद मार्केट ने बॉटम बनाया और उसके बाद रिकवरी हुई। और रिकवरी में सबसे ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया? ऑटो ने 45%, 3 महीने के बाद हमें रैली देखने को मिली। मेटल्स में 35%, फाइनेंशियल्स में भी 30% की रैली देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप में भी रैली देखने को मिली। अब जो अगर आप एनालिस्ट की माने तो कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है काफ़ी हद तक वो रशिया यूक्रेन वॉर के से सिमिलर है, उसी तरीके का पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये क्राइसिस रिजॉल्व होगी, कुछ ना कुछ सीज फायर का सोल्यूशन निकलेगा, तो रिकवरी किन सेक्टर्स में होगी? वही ऑटो, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में रिकवरी होगी, क्योंकि हिस्ट्री में पैटर्न्स अक्सर रिपीट किया करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एफआईआईज कब तक वापस आएंगे। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, और हमें पता है कि अगले 2 क्वार्टर्स हमारे बुरे आने वाले हैं। ये जो बड़ा हुआ ऑयल है और करेंसी की वीकनेस है, इसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखेगा। तो उम्मीद ये है कि अगले 2 क्वार्टर तक तो एफआईआईज का आना बहुत 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 मुश्किल है। तो हम अक्टूबर से पहले फिलहाल ये एज्यूम नहीं कर सकते कि एफआईआईज वापस आने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कल भी लड़ाई रुक जाती है तो ये जो कुछ भी डैमेज हुआ है इसका इम्पैक्ट अगले कई क्वार्टर्स तक हमें देखने को मिल सकता है।
तो किन कंडीशंस पर एफआईआईज अक्टूबर तक वापस आ सकते हैं? तो उसमें से पहला है कि क्रूड थोड़ा नीचे है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगले 1-1.5 साल में हम क्रूड को 60-62 के आसपास देख पाएंगे, लेकिन हमारे लिए इस वक्त बेस्ट का सिचुएशन ये है कि वो 80-85 के लेवल के आसपास आ जाए और वहाँ सेटल हो जाए। अभी 110 पे हैं, तो पहला ट्रिगर होगा कि क्रूड नीचे गिरता है और सस्टेन होता है। अभी नीचे गिर रहा है तो सस्टेन नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि यूएस ईरान इसका सीज फायर हो जाए अगले 1-2 महीने के अंदर, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा एफआईआईज के आने का। तीसरा, इंडिया यूएसए की कोई पॉजिटिव डील हो जाए, ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है एफआईआईज के लौटने के लिए। और चौथा कि ग्रोथ की विजिबिलिटी, अगर हमें पता है कि अगला क्वार्टर हमारा इंडिया इंक का बुरा आने वाला है, उसके बाद वाला क्वार्टर भी बुरा आने वाला है, लेकिन अगर हम ऐसे क्लूज मिलते हैं और सरकार बड़े कदम उठाती है हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, और उसका रिजल्ट हमें कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिलता है, तभी हम होप कर सकते हैं कि अक्टूबर के आसपास एफआईआईज वापस आएंगे। तो ऐसे में देखिए हमें करना क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल वीडियो इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या एलोकेशन करना है, क्या बेचना है, क्या रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूं, लेकिन मैं क्विकली आपको बताता हूं कि अभी हमें करना क्या है। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को जाकर चेक करिए और देखिए कि वहाँ पर वीक बैलेंस शीट वाले कौन से स्टॉक्स हैं। अगर आपको उस कंपनी के बारे में कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, उसके ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में, और उसकी बैलेंस शीट ख़राब है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके फ्यूचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बैलेंस शीट को देखिए, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और उसके बेसिस पर उसे निकाल दीजिए। दूसरा कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अपने पोर्टफोलियो को नहीं करना है। ऐसा ना हो कि एक ही सेक्टर के आपने 50% स्टॉक्स रख लिए हैं। कोशिश करिए कि सेक्टरली थोड़ा डाइवर्सिफाई करना। ज़्यादातर रिटेल के पोर्टफोलियो जब मैं देखता हूँ उसमें 50% वो फिनेंशियल स्टॉक्स को रख देते हैं, वहाँ पे कट करिए। फिनेंशियल सेक्टर अगर आप देखिए, इस वक्त हमारे देश में इस सेक्टर की हालत अच्छी नहीं है। एक के बाद एक या तो स्कैम, या तो फ्रॉड, या तो डिफ़ॉल्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार आ रही। ये अच्छा साइन नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इसलिए कोशिश करिए कि फिनेंशियल सेक्टर में अपने एक्सपोजर को कम से कम रखिए। हम लगातार पिछले कई सालों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये सेक्टर की हालत अब दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कोरोना में जो कुछ भी हुआ उसका इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जो इंडिया कंजम्पशन पर डिपेंडेंट हैं। उसमें आप लीडिंग ऑटोमोबाइल्स भी हो सकती हैं, आपके फार्मा जो लोकली बेचती हैं, डोमेस्टिक मार्केट को एड्रेस करती हैं, इसमें आपके एफएमसीजी भी हो सकती है। जो भी कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर रखिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे हमारा एज इस वक्त नहीं है। और आखिरी में आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मार्केट ऐसा लगता है डेटा के बेसिस पर यही रुकने वाला नहीं है, और बेशक ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन टाइम करेक्शन आपको पकाएगा। तो क्विक रिटर्न्स की होप मार्केट में ना रखें, मार्केट में उतना ही पैसा रखें जो लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में रख सकते हैं। तो आइए अब क्विकली इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये गोल्ड में जा रहा है, यूएस ट्रेजरीज में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ग्लोबल एआई स्टॉक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जा रहा है। इंडिया में फाइनेंशियल और आईटी में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो हमारे लिए इस वक्त ये एक बड़ी क्राइसिस है, लेकिन ये एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये एक रीप्राइसिंग है। और हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है, मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस होगा तो रिकवरी भी देखने को मिलती है। इसलिए इस वक्त अच्छे जगह पर हमें इन्वेस्ट करके पेशेंटली बैठना है,
हड़बड़ी भी बिल्कुल नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, लोअर लेवल्स के लिए कैश का रिजर्व बनाकर रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।